हेलो एवरीवन। आज थोड़ा आवाज़ आपको बदली लगेगी क्योंकि गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा चेंज हो गया आवाज़। तो जैसे मैंने एक क्लास में अभी लास्ट जो क्लास आपको कराई उसमें मैंने यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन, उसका कारण और उसका तरीका बताया कि किस तरह से उन लोगों ने भारत में अपने पैर जमाए, किस तरह से यूरोपियन शक्तियों में आपस में संघर्ष हुआ। आपस में संघर्ष करने के बाद फाइनली ब्रिटिश जो शक्ति थी, ब्रिटिश शक्तियाँ थीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसमें सबसे आगे रही, सबसे मजबूत बन के उभरी और फिर उसने भारत में शासन किया। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद उसमें आगे अभी और बचता है, बट उससे पहले जैसा कि मैंने एक क्लास में बोला था कि मैं आपको ब्रीफ में एक बार सिलेबस बता दूंगी, क्योंकि बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा सा लाइट डालिए कि क्या क्या आएगा। क्योंकि जैसा मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि सामान्य ज्ञान तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बच्चों को थोड़ा सा क्लियर विज़न देने के लिए मैंने सिलेबस लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले है कि भारत का सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है। तो आती बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने उसमें दो चार चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी जल्दी बच्चा इतना तैयार नहीं कर पाएगा। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैंने उतना लिया है। तो कुछ एक दो चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है सामान्य ज्ञान का इतिहास। तो इतिहास में विश्व का इतिहास हो सकता है, भारत का इतिहास हो सकता है। तो क्योंकि ये 12th लेवल तक की है और 12th क्लास के बच्चे के लिए वैसे तो हमारे यूपी बोर्ड में और एनसीईआरटी में विश्व का इतिहास भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पर वो कंप्लीटली उसमें इंडल्ज होता है स्टूडेंट, तो वो डिटेल में पढ़ता है। पर ये सामान्य ज्ञान के पर्पज़ से मेरी नज़र में बच्चों को अगर 12th क्लास तक के सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता देनी है तो भारत का इतिहास मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप भारत के इतिहास को भी अच्छे से जान लेते हैं देन अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो भारत के इतिहास में जैसे मैंने कुछ क्लासेस ली हैं चैनल पे, आपने देखी होंगी, हड़प्पा काल से शुरू होके फिर उसके बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य का, मगध का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर उसके बाद मध्यकालीन में पश्चिमी देशों से जो आक्रमण हुए मोहम्मद बिन कासिम से लेके, तो उन सब में मध्यकालीन इतिहास जब शुरू होता है, मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल राजा, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको थोड़ा और पढ़ लेना। और फिर हम जैसा कि लास्ट क्लास में यूरोपियन शक्तियों पे आ गए थे। यूरोपियन में कौन कौन, ब्रिटेन की, फ्रांस की, हॉलैंड की, हॉलैंड वालों को डच भी बोलते थे, और डेनमार्क की, इन सब, पुर्तगालियों का अच्छा इतिहास रहा है 100 साल के लगभग। तो ये यहाँ तक हम लोग क्लासेस ले चुके हैं। तो इसी तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बहुत 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 गहराई में जाके, लेकिन फिर भी एक जो जनरल अवेयरनेस होती है उतनी होनी चाहिए अपने इतिहास के बारे में। इसलिए मैंने भारत का इतिहास यहाँ से क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है। और यूरोपियन शक्तियों तक हम लोग आ गए हैं, यूरोपीय शक्तियों का आगमन तक आ गए हैं। तो आगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और फिर उसके बाद धीमे धीमे हम पहुँचेंगे भारत के स्वाधीनता संघर्ष में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो वहाँ तक पढ़ेंगे, अभी आगे क्लास लूँगी मैं, लेकिन तब तक ये इसलिए बताई दे रही हूँ कि आप खुद भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो भारत का इतिहास मैंने बता दिया। भारत के इतिहास के बाद अगला पार्ट होगा भारत का भूगोल।
भारत का भूगोल, तो भूगोल तो जैसे मैंने पहली क्लास ली थी, उसमें भूगोल में मैंने सोलर सिस्टम से स्टार्ट किया था। तो वो सोलर सिस्टम का तो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद भूगोल आता है, विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो मैं वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में नहीं दूंगी। मैं भारत का ही भूगोल दूंगी। आपको भारत के ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ का हम खाते हैं, उसको तो अच्छे से जान लो। तो भारत कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल है, एरिया के हिसाब से पूरी दुनिया में क्या स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में क्या स्थान है, सीमा कितनी है भारत की। और क्योंकि भारत समंदर के किनारे है, तो जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, किन किन देशों से टच होता है भारत, कौन कौन सी रेखाएं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कौन सी भारत में गुजरती है, इसमें से किन किन रेखाओं का क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने 6, 7, 8 के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। बस ये है कि ध्यान कम देते हैं। जो बच्चे टॉपर नहीं हैं, वो बस पढ़ के इन्हीं और पास करके निकल जाते हैं। और मैंने जब ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्लान की थी, उस टाइम मैंने बोला था कि मेरा पर्पस ही यही है कि आप जो स्कूल में बुक्स पढ़ रहे हो, उनको ध्यान से पढ़ो। आपका सामान्य ज्ञान ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो भारत का भूगोल पढ़ना है, कौन कौन से राज्य कौन कौन सी फसल उगाते हैं। और हाँ, भारत है तो भारत नदियों के बिना तो भारत का अस्तित्व ही नहीं है ना। भारत में तो नदियों को माँ मानते हैं, नदियों की पूजा होती है। और भारत की बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों पर निर्भर है। तो भारत की नदियाँ आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। और मिट्टी किस किस तरह की होती है भारत में। अब क्योंकि भारत में नदियाँ हैं काफ़ी सारी, तो आपको पता है कि बिजली के उत्पादन के लिए, सिंचाई आदि चीज़ों के लिए भारत सरकार हमेशा से परियोजनाएं बनाती है, बांध बनाती है, नान पे नदी पे बांध, और परियोजनाएं लाती है। तो वो परियोजनाएं जो मुख्य मुख्य हैं, वो भी भारत के भूगोल का हिस्सा है। तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, भूगोल का एक और पार्ट होता है क्रांति। जैसे कि पहले देश में दूध की जब कमी हुई तो श्वेत क्रांति पे काम किया, खाद्यान्न की कमी हुई तो भारत ने हरित क्रांति पे काम किया, और हम खाद्यान्न में धीमे धीमे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ऐसे ही कितनी कितनी तरह की क्रांतियां समय समय पे कृषि के क्षेत्र में की गई, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में की गई। ये आपको पता होना चाहिए। भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस किस तरह की, भारत में किस तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको ख़ास तौर से चाहती हूँ कि आप जानो, और आपका ध्यान नहीं जाता है नॉर्मली, उत्तर प्रदेश वालों का ध्यान कम जाता है। इनका ध्यान नदियों पे तो जाता है, वनस्पतियों पे जाता है, पर भारत की जनजातियों पे आपका ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि भारत की जनजातियाँ जो हैं, जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, वो नॉर्मली आसाम में जो सीमावर्ती एरिया है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगह पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों को ज़रा जनजातियों के बारे में, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वो लोग नहीं देखते हैं जनजातियों वाले लोगों को, तो उनको कम ध्यान जाता है। तो लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भारत की जनजातियाँ आईएएस के एग्ज़ाम में भी आप पूछी जाती हैं, और उससे छोटी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, सरकारी नौकरी, उसमें भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, उनका क्या कल्चर है, ये पूछा जाता है। तो आप भी जनजातियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना।
जनजातियों के बारे में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मुंडा, बिरसा मुंडा की कहानी सुनी होगी। तो मुंडा भी एक जनजाति होती है और लेप्चा एक जनजाति होती है। और भी इसी सारे बताने लग जाऊंगी तो टाइम लगेगा, लेकिन आप जनजातियां पढ़ लीजिए। भारत में परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सड़क से भी आपने देखा होगा लोग चलते हैं, ट्रेन्स भी चलती हैं, नदियों में भी चलते हैं नाविक और स्टीमर्स, और समुंदर में भी होता है। तो ये सारे परिवहन, वायु परिवहन भी होता है, ये सारे परिवहन के साधन हैं। इसमें क्या मेन मेन है ये आप देख लेना। उसके हवाई अड्डे कौन कौन से मेन है ये देख लेना। अच्छा, एक और चीज़ है, अपने देश में राष्ट्रीय उद्यान, ये आप जब भी सामान्य ज्ञान तैयार करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान उसका एक हिस्सा होता है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान मतलब अभयारण्य, जहाँ पे जो जीव जंतु खत्म होने की कगार पे हैं, जो वनस्पतियाँ खत्म होने की कगार पे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। अभी आपने सुना कि अभी आप बाहर से मोदी जी ने चीते मंगाए थे। तो ऐसी जो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं उनके लिए सरकार जंगल बनाती है, सुविधाएं देती है और जानवरों को, वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद सामान्य ज्ञान का एक और पार्ट होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल के लिए ड्रॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था में मतलब कि किस तरह से राष्ट्रपति बनते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं, ये सारी चीज़ें तो ये नेक्स्ट ईयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी भूगोल के बाद हम आ जाएंगे सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान में हमारी डे टू डे लाइफ में विज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रसायन विज्ञान की इम्पोर्टेंस है, क्या जीव विज्ञान की इम्पोर्टेंस है, एक्सरे क्या होता है, और विज्ञान में किस किस ने क्या क्या खोजा था। आपको पता है टेलीफोन किसने खोजा था, हेलीकॉप्टर किसने बनाया था, और नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया, भाप का इंजन किसने बनाया, ये सब आपने सुना होगा। तो सामान्य विज्ञान में भी जो खोजें हुई हैं वो आप पढ़ लेना अच्छे से, और ज़्यादातर आपको पता होंगी। रसायन विज्ञान में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हम साबुन यूज़ करते हैं तो उसका क्या नाम होता है, केमिकल नेम, और क्लास 6 वालों के तो नमक का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नेम, है ना। इस तरह की आसान चीज़ें आप केमिस्ट्री में तैयार कर सकते हैं। सामान्य केमिस्ट्री क्लास 8th 9th तक की केमिस्ट्री, उससे आगे नहीं। ठीक है, केवल 8th 9th तक की केमिस्ट्री, बट ये है आप उसको अच्छे से पढ़ना। ऐसे ही जीव विज्ञान में सबसे पहले तो हमें अपना शरीर पढ़ना चाहिए, है ना। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, आंत की लंबाई, ये सारी चीज़ें। और सब और भी मैं विज्ञान विज्ञान देने के पीछे एक और भी, मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था छोड़ के विज्ञान क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये जाने कि शरीर का पोषण कैसे होता है, सही खान पान क्या है, बॉडी को क्या क्या चाहिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, नई नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, दिमाग को सही स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चाहिए, ये जीव विज्ञान का हिस्सा है। और इसलिए मैं चाहती हूँ आप विज्ञान तैयार करें और उसमें जीव विज्ञान भी तैयार करें। अब जैसे कि आज का युग है, कंप्यूटर का युग है ना। बिना कंप्यूटर के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना कंप्यूटर के तो आजकल ज़िंदगी नहीं चलती। तो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर में जैसे सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सीपीयू क्या है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो
उसी को पता हो। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा, उसको कंप्यूटर ऑन करना है, ऑन करने के बाद उसको पहले पावर बटन से ऑन करना है, फिर यूपीएस से करना है, फिर उसको सीपीयू से ऑन करना है, फिर उसको छोटी मोटी हल्की फुल्की कमांड देनी है। बस इतने के लिए, प्रोग्रामिंग नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर। थोड़ा कंप्यूटर पे अगर टाइपिंग करनी पड़े या कुछ लिखना पड़ जाए, ये सारी चीज़ें। और कंप्यूटर, भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, क्योंकि भारत में सिलिकॉन वैली बोला जाता है बंगलौर को। भारत में कंप्यूटर के दिग्गज हैं। अमेरिका में कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स हैं, उसमें ज़्यादातर भारत के हैं। इंडिया के लोग बहुत आगे हैं कंप्यूटर की नॉलेज में। तो भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं आपको पता होना चाहिए। अब ये तो है, मैंने सब्जेक्ट बता दिए। ये 4 सब्जेक्ट से आप मान लीजिए कि इनसे आधा हिस्सा बन जाएगा पेपर का, आधा हिस्सा यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, और सामान्य ज्ञान क्या होता है, ये सब्जेक्ट वाइज था। अब जो सामान्य ज्ञान, जो पढ़ता भी नहीं है, हमारे चाचा ताऊ अखबार पढ़ते हैं, वो स्कूल में नहीं जा रहे आजकल, लेकिन फिर भी पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो ये चीज़ें उनको भी पता होती हैं। तो उसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। क्या है इसमें? विश्व में प्रथम, समझे? विश्व में प्रथम का मतलब, जैसे मान लो आप ही आओ कि सबसे पहले